नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने देवप्रयाग में वेद शास्त्र अनुसंधान का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत को जानना जरूरी। श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर केंद्र की उत्तराखंड को सौगात। उत्तराखंड में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर होगी रैली। बीजेपी आगामी तैयारियों में जुटी। कांग्रेस और बसपा ने किया कटाक्ष। हरिद्वार नगर निगम की हुई बोर्ड बैठक। 7 सभासदों को मेयर द्वारा दिए स्पष्टीकरण नोटिस को लेकर हुआ हंगामा। समझाइश के बाद हुए शांत। 128 करोड़ का बजट पारित। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को पुलिस प्रशासन सचिव व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों से बैठक में लिए सुझाव। पार्किंग, यातायात सहित सुरक्षा पर रहेगा विशेष ध्यान। और उत्तराखंड के कलियर में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी और उमस से मिली थोड़ी राहत। गन्ना और धान की फसल के लिए होगी लाभकारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 25 जून से पहले पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी तेज गर्जना के साथ बारिश का अंदेशा है। 28-29 जून तक राज्य में मानसून आने का अनुमान है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। जहां उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में झोंकेदार हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून से पहले पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अंदेशा है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें, प्रदेश भर में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश होने के अनुमान है। मॉनसून जो है वो आने के चलते उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें उत्तराखंड, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। 28-29 जून तक राज्य में मॉनसून आने का अनुमान जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, जिनमें उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, केरल में मॉनसून प्रवेश करने के बाद कई राज्यों में अब वो प्रवेश करने की ओर है। इसी के चलते उत्तराखंड में 28-29 जून तक राज्य में मॉनसून आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
जिसमें मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश होने का अंदेशा है। इसके साथ ही पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। और वहीं उत्तराखंड में मौसम की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधा हमसे देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस मामले में? आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। पर्वतीय इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं मैदानी इलाकों में देखा जाए तो मैदानी इलाकों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। लगातार जो मौसम विभाग है उसका पूर्वानुमान एक बार फिर सच साबित हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 22 और 23 तारीख मौसम विभाग ने जो वर्षा उत्तराखंड में हुई उसको प्री मानसून कहा और मौसम विभाग के निदेशक का साफ कहना है कि प्री मानसून के बाद 25 से और 27 के बीच में उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे सकता है और उसके बाद 9 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ ही साथ देखा जाए तो आज यानी कि आज की दिनांक में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट प्रदेश भर में जारी किया गया है। और पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में यानी कि चारधाम समेत कहीं कहीं पर आंशिक रूप से वर्षा होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। जी हिमांशु, जैसा कि मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है, तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं इस मॉनसून की बारिश को लेकर? निश्चित रूप से जब मॉनसून का सीजन शुरू होता है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले जो 13 जनपद हैं, 13 जनपद के सभी जिलाधिकारियों को कल निर्देशित कोई भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है मॉनसून से पहले भी हुई थी। चारधाम यात्रा के दौरान भी मॉक ड्रिल यहां पर की गई थी। प्रशासन स्तर पर प्रबंधन प्राधिकरण है उत्तराखंड का, वो भी अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी हिमांशु, जैसा कि उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ऐसे में वहां पर चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो इस मॉनसून का इस चारधाम की यात्रा पर क्या कुछ असर दिखाई दे सकता है? चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यात्रियों से लगातार अपील कर चुके हैं कि उत्तराखंड आने से पहले जो भी अपडेट वो लेकर आए साथ हैं। और उस यात्रा पर मौसम विभाग भी बार बार यही कह रहा है कि अपने मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। इस देखा जाए तो अब मॉनसून दिखती है, लैंडस्लाइड का खतरा यहाँ पर रहता है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा यहाँ पर रहता है, बावजूद इसके सरकार पूरी तरीके से सचेत रहती है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहती है। और यात्रा की स्थिति में मॉनसून में जब यात्रा होती है तो ऐसी स्थिति में हर तरीके से निपटने के लिए 24 घंटे तत्पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया है। आपको बता दें 28-29 जून को मॉनसून जो है वो उत्तराखंड में दस्तक देगा और इसी के चलते प्रशासन ने कई पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बन गया है। ये परिसर केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात है। देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। आशा है यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र स्वामी करपात्री महाराज की तरह ही दृढ़ संकल्पी और त्यागी बनेंगे।
सीएम धामी की विधानसभा चंपावत में भव्य झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव शुरू हो गया है। उद्घाटन मौके पर महिलाओं और छात्राओं ने आकर्षक पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर जीजीआईसी से आयोजन स्थल तक गौरल चोड़ मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली। सांसद लोकसभा अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर और दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। इसके साथ ही सूचना विभाग में पंजीकृत जय भूमसेन थारू उत्थान समिति बनबसा और जय गोलजू जन्मभूमि सांस्कृतिक केंद्र चंपावत द्वारा मनमोहक और आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सांसद टमटा ने कहा कि गोरल महोत्सव के आयोजन को हमारी संस्कृति को संरक्षण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ लोगों और स्कूली बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मंच प्राप्त होगा। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी विजय जी को और उनके पूरे सभी सभासदों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। गोलजू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। ये 10 दिनी महोत्सव है। 22 तारीख से 25 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 22 तारीख से 2 तारीख तक ये मेला इसी प्रकार चलता रहेगा। आज माननीय सांसद अजय टमटा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें, 180 दुकानें बाहरी क्षेत्र की और 50 दुकानें नगरीय क्षेत्र की लगाई गई हैं। हल्द्वानी में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पूरे देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में काम किए हैं। अगर कोई इतिहासकार भारत का इतिहास लिखेगा तो मैं समझता हूं कि भारत के इन 9 वर्षों को भारत का स्वर्णिम काल कहेगा और आने वाले समय में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, विश्व गुरु के रूप में धनवान बलवान राष्ट्र बनकर विश्व के सामने खड़ा होगा। जो भी काम उन्होंने किए हैं वो जनहित के काम किए हैं, बहुत गरीब के हित के काम किए हैं और पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ाई है, ताकत बढ़ाई है। आर्थिक जगत में भी हम बहुत मजबूती के साथ आज खड़े हुए हैं। और फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल। वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भवा के ध्येय के साथ तैयार है
G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर एक एक बड़ी रैली होनी है। बीजेपी अपने चुनावी तैयारियों में जुटी है, वहीं कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी की इन तैयारियों पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस और बसपा ने कहा कि बीजेपी जनता से झूठे वायदे और जुमलेबाजी करती है। प्रदेश में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, बीजेपी ने इनको दरकिनार कर दिया है। अपनी चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी ने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा में रैली करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली कहां होगी, किस तिथि में होगी, इस पर भी मुहर लग चुकी है। इस महारैली के संबंध में महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि महीने के अंत में 27, 28 और 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर ये रैलियां की जाएंगी। जो अब हमारा 20 तारीख से 30 तारीख तक महाजनसंपर्क अभियान डोर टू डोर चलने वाला है। इसमें हमारा एक पत्रक देंगे और एक हम मिस कॉल के माध्यम से भी सब लोगों से जन समर्थन मांगने वाले हैं। इसमें हम जो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9090902024, यानी कि 9090 3 बार और 2024, इसके माध्यम से मिस कॉल कराएंगे और मिस कॉल के माध्यम से हम उनसे कहेंगे, हमारा उसमें एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिखा होगा कि भाई आपका नाम और पता क्या है। जो सही नाम और पता लिखेगा उसको मोदी जी का पत्र भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आती है तब से ये सिर्फ चुनाव जीतने की और चुनाव हारने की तैयारी में लगे रहते हैं। इन्हें बाकी जनता के किसी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज उत्तराखंड में देखिए कि उत्तराखंड में पहाड़ों तक से पलायन का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मुद्दों से अलग हटके जो जनसंपर्क कर रही है ना, जनता के बीच में जाकर ये बात सुने कि यहाँ की सड़कों के क्या हाल हैं। तो भाजपा की तैयारी तो जब से चुनाव होता है और आने वाले चुनाव तक तैयारी करने का ही काम है। ये सिर्फ जुमला पार्टी है, विकास की राजनीति इनसे कोई मतलब नहीं रखती। युवा रोजगार बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो भाजपा के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करे, ये सिवा का सिवा धोखा है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक नहर कवरिंग के कार्यों का विभागीय अधिकारी के साथ स्थानीय निरीक्षण किया। उनके द्वारा सबसे पहले नैनीताल रोड के पास वॉकवे मॉल के पास नाले के सुधारीकरण के कार्य को देखा गया, जहां पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही गुणवत्ता का भी ध्यान रखने कमिश्नर द्वारा कहा गया है। उसके बाद उन्होंने तिकोनिया से लेकर जनता बैंकेट हॉल तक प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे नहर कवरिंग के कार्य को भी देखा। इस पर उन्होंने संतुष्टि जताते हुए कहा कि कार्य जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे बरसात से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है। उसके बाद उन्होंने एसबीआई से लेकर नवाबी रोड तक नहर कवरिंग का कार्य देखा, जिसे सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है। 2-3 प्रमुख इंस्पेक्शंस हल्द्वानी के अंदर किए गए। इसमें सबसे पहले तो वॉकवे मॉल के पास जो पुलिया है उसके लिए कुछ धनराशि पीडब्ल्यूडी को दी गई थी, क्योंकि बार बार वो इलाका डूबता है बरसात में। तो उसमें काम शुरू हो गया है। उसमें सोक पिट भी बन रहा है और जो पानी की लाइनें शिफ्ट होनी थी वो शिफ्ट हो गई हैं और इनको तत्काल इस काम को पूरे करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं। दूसरा काम जो देखा था, जो कि हल्द्वानी शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें इसकी बहुत आवश्यकता है, वो ठंडी सड़क में पार्किंग्स की है, जो प्राधिकरण बना रहा है और इसमें हमारी लगभग 300-400 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में उत्तराखंड फिन स्विमिंग एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापार के फिन स्विमिंग प्रतियोगिता का ट्रायल आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। ट्रायल के बाद चयनित प्रतिभागियों को ही हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की फिन स्विमिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग का अवसर मिलेगा। इससे पहले गोवा और पुणे में आयोजित राष्ट्रीय फिन स्विमिंग में उत्तराखंड के 18 प्रतिभागी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
फिन स्विम जैसे ही बताता हूँ, अंडर वाटर स्विमिंग एक टाइम ट्रायल यहाँ पे हो रहा है, जिससे कि स्टेट में को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से मौका मिलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस रही तो यहाँ से इंटरनेशनली की भी जाने के लिए भी काफ़ी सारे अवसर यहाँ से मिलेंगे। तो आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ये हल्द्वानी में हो रहा है, ये ओपन यहाँ पे ओपन वाटर स्विमिंग में, तो उसमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, एज कैटेगरी में जूनियर, सीनियर और सारे लेवल्स में पार्टिसिपेशन हुआ। मैंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। आगामी कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त बैठक का आयोजन किया, जिसमें श्री गंगा सभा व्यापार मंडल और सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से कावड़ मेले में होने वाली परेशानियों को लेकर सुझाव लिए, जिसे कावड़ मेले से पहले ही दुरुस्त किया जा सके। कावड़ मेले में इस बार जिला प्रशासन पिछली बार आए 4 करोड़ कावड़ियों से भी ज्यादा आने का अनुमान लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में जितनी भी तैयारियां हम लोगों ने करनी थी और जो छूट गई हैं, जो व्यापारियों को लगती थी कि ये चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सुझाव उन लोग के लिए हैं और उन सुझावों को हम आगे भी, अभी तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स थे और जितने भी प्रतिनिधि थे उन लोगों को बुलाया है। अब सेक्टर और जोन वाइज भी हम लोग जगह जगह पर उनकी मीटिंगें हम लोग कराएंगे और जो भी समस्या का समाधान हो सकता है उसका निवारण करेंगे। कावड़ मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिडकुल के पदाधिकारी हो और जो भी हमारे इसमें एसपीओ वगैरह सभी लोग जिन शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया और कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं, उसमें पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जेंस को लेकर हो या पास को लेकर हो, ये सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन। उत्तराखंड में लव जिहाद के साथ अब धर्मांतरण के मामले भी प्रकाश में आने लगे हैं। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत श्रीनगर में पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पर श्रीनगर की एक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल कुछ दिनों से श्रीनगर में एक मामला जोरों से चर्चा का विषय बन रहा था, जिसमें एक विशेष समुदाय के युवक पर एक स्थानीय युवती को बहला फुसलाकर भगाने की बात की जा रही थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने भी श्रीनगर कोतवाल से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक युवती की श्रीनगर में एक युवक से उसकी सहेली के जरिए कुछ साल पहले मुलाकात हुई थी। युवक और युवती का मेलजोल बढ़ने लगा। दोनों ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इस बीच युवक युवती को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता रहा, जिसमें युवक के पिता ने भी सहभागिता दिखाई। बेटी के व्यवहार में परिवर्तन देख युवती के माता पिता ने उससे पूरे मामले की जानकारी ली। बेटी ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली श्रीनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने 12 घंटे के अंदर ऋषिकेश से आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देहरादून से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को माननीय न्यायालय का समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा अपराध संख्या 42/23 धारा 354 और 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के अंतर्गत हुए मुकदमा कायम कर इनको जो है गिरफ्तार किया गया था और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बक्सर स्थित लगभग समूचे गंगा तटीय क्षेत्र में लगातार अवैध खनन जारी है। दरअसल पूर्व में भी अवैध खनन की गतिविधियों से कई क्षेत्रवासियों की दर्दनाक मौत के आंकड़े सामने आने के बावजूद भी लगातार अवैध खनन का खेल पुलिस और प्रशासन के नाक तले जमकर हो रहा है। जहां अंधेरा पाकर लक्सर क्षेत्र के महतौली टांडा सहित निहंदपुर, सुठारी और प्रतापपुर के अलावा आसपास मौजूद कई गांवों में खुदाई हो रही है। वहीं आपको बता दें, अवैध खनन को मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरा में कैद किया तो मौके पर मौजूद खनन माफिया और उनके तमाम गुप्त सूचकों में हड़कंप मच गया। कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों के जरिए खुद को कैमरों की रडार से बचते दिखाई दिए। हालांकि हरिद्वार के डीएम धीराज गर्ब्याल के मुताबिक अवैध खनन को लेकर स्पष्ट प्रतिबंध है। इसके अलावा एसडीएम और तहसीलदारों को अवैध खनन की गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया हुआ है। वहीं भविष्य में भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार जनपद के एसएसपी अजय सिंह की माने तो उनके मुताबिक अवैध खनन के अलावा अवैध खनन भी होता है, जिसमें नियमानुसार खनन पट्टे आवंटित होते हैं। उन्होंने बताया कि आखिरी 10 दिनों के अंदर 19 ट्रैक्टर ट्रोलियां और 3 जेसीबी मशीनें अवैध खनन में सीज की गई हैं। जो भी अवैध खनन है वो बिल्कुल नहीं होगा जनपद में,
और अभी तक जितनी भी सूचनाएं हम लोग को मिली हैं, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो या फिर मोबाइल के माध्यम से हो या फिर आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हो, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की है। और इसमें जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि बिल्कुल भी अवैध खनन नहीं होना है। 3 चीजें हैं जो अवैध खनन हो, चाहे कुछ लीगल खनन भी होता है जिसमें पट्टे दिए जाते हैं और जिसमें कार्रवाई भी होती है। जब भी शिकायत आती है या पुलिस की तरफ से, अभी जो अपडेट लिया मैंने, लास्ट 10 डेज में ही 19 ट्रैक्टर ट्रॉली 3 जेसीबी को सीज किया गया। क्योंकि पुलिस की निरंतर कार्रवाई के साथ खनन के अलावा भी पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ से रिलेटेड काम रहते हैं, इसलिए संयुक्त रूप से कभी हम टीम बनाकर, चाहे वो मजिस्ट्रेट के साथ हो, एसडीएम के साथ हो, चाहे खनन अधिकारी के साथ हो, ये भी ज्वाइंट कार्रवाई चलती है। लेकिन पुलिस अपने स्तर से भी जहां भी शिकायत मिलती है इस तरह की कार्रवाई, अभी जैसे मैंने आपको फिगर बता दी, 19 ट्रैक्टर ट्रॉली और 3 जेसीबी को अभी वर्तमान में ही लक्सर क्षेत्र में इसको उत्तराखंड के कलियर में झमाझम बारिश होने से तापमान में गिरावट हुई। बारिश होने की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं झमाझम बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। ये बरसात गन्ना और धान की फसल के लिए लाभकारी साबित होगी। प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें 25 जून तक बरसात और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।